है ना। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। उन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में जितना भी एनर्जी बन के आता है उस सारी एनर्जी को हम डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। डार्क रिएक्शन में मेरे पास C3 साइकिल है, C4 साइकिल है एंड फोटो रेस्पिरेशन है। फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट दिखाते हैं, C4 प्लांट कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाते। पढ़ा है हमने ये सारा का सारा प्रोसेस। यस मैम। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं बच्चों कि मेरे पास कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरी फोटोसिंथेसिस को एग्जैक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे प्लांट के कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, प्लांट के अंदरूनी फैक्टर, जैसे कि लीव्स कम है ज्यादा है, लीव्स का साइज क्या है, उसके अंदर मीजोफिल सेल्स कैसी हैं, लीव्स का ओरिएंटेशन क्या है, उनके अंदर क्लोरोफिल कम है ज्यादा, ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी नहीं करेंगी। यस मैम। प्लांट के जेनेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे हमारे पास वहां पे। फिर हम पढ़ रहे थे कि हमको एक्सटर्नल वाले हमको डिटेल में पढ़ना है। एक्सटर्नल में हमको पता है लाइट कम आ रही है ज्यादा आ रही है, टेम्परेचर कम है ज्यादा है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और वाटर। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको लाइट वाला फैक्टर पढ़ाया था कि जो हमारा लाइट है ना वो प्लांट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। गुड इवनिंग दिव्या। क्यों मैंने ऐसा बोला था कि जो लाइट है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि लाइट मेरे फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाता तो है बट कभी भी डिक्रीज नहीं करता है, इसीलिए हम लाइट को लिमिटिंग फैक्टर नहीं मान सकते। अभी लिमिटिंग क्या है, लिमिटिंग को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, नाम याद रखना। क्या है नाम इनका? ब्लैकमैन। ब्लैकमैन साइंटिस्ट आए थे। इन ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने कुछ बोला था। क्या बोला था उसको जरा हम एक बार लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में ताकि हमको अच्छे से याद रहे। तो ये ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने बोला, लिखना इस पॉइंट को, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे द फैक्टर which is present in least amount directly control rate of respiration, and that factor is known as limiting factor. इस लॉ को हम बोलते हैं, दिस लॉ इज नोन एज, लिख लो इसको सब जल्दी जल्दी से, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मैम लिख लिया। डन मैम। मैम लिख दिया। हो गया ना सबका? यस मैम। चलो यस मैम। अब मैंने एक चीज बोला, अब ये लाइन जो मैंने लिखी है मेरे को कौन बताएगा समझ में आई है या नहीं आई है? क्या समझ में आया इस लाइन से कि एट एनी पॉइंट, किसी भी फैक्टर पे, किसी भी पॉइंट पे सॉरी, फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लीस्ट समझते हो ना? यस मैम। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम। द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो ही डायरेक्टली क्या करेगा, अरे यार रेट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, उसी फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं मेरे पास CO2 है
लाइट है एक लिमिटिंग फैक्टर, एक वाटर है और एक टेम्परेचर है। लेट्स सपोज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, वाटर भी 15 लीटर मिल रहा है, लाइट भी हमको 15 के रेंज में मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, इसको कम करते हैं, कम कम करते चले जाते हैं। ये 15 में मिल रहा है, ये 10 में मिल रहा है, ये 8 में मिल रहा है, ये 3 में मिल रहा है। टेम्परेचर भी अच्छा खासा मिल रहा है, वाटर भी अच्छा मिल रहा है, लाइट भी उसको अच्छी इंटेंसिटी में मिल रही है। सिर्फ CO2 ही है जो उसको बिल्कुल कम अमाउंट में मिल रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक और केस मैं आपको बताती हूँ। CO2, लाइट, वाटर, टेम्परेचर। ठीक है, CO2 हमको आराम से 10 मिल रही है, लाइट 8 है, वाटर 15 है, टेम्परेचर 4 हो गया। इस केस में रेट जो है वो अनचेंज्ड है। अब बताओ इन दोनों केस से क्या समझ आया, क्या समझ आया है इन दोनों केसेस से? इन दोनों केसेस से आपको ये समझ में आया कि भाई जब हमारे पास CO2 बहुत कम अमाउंट में था तब हमारा रेट अफेक्ट हो गया, कम हो गया। लेकिन जब मेरे पास टेम्परेचर कम है तब रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी अगर मैं इसको टेम्परेचर को चलो बढ़ा भी देती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने लाइट को 3 कर दिया, इसको 8 कर दिया, तब भी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेट सपोज मैंने यहाँ से वाटर बिल्कुल कम कर दिया, तब भी रेट पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कौन सा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर हुआ यहाँ पे? CO2। इसीलिए हम बोलते हैं CO2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि हमने देखा था भाई जो डार्क रिएक्शन हमारी चल रही थी, उस डार्क रिएक्शन में सारा का सारा जो खेल था वो CO2 का ही था ना। यस मैम। यस मैम। तो इसलिए CO2 ही हमारा क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर होगा। ऐसे आप लाइट का लिए ग्राफ देख रहे हैं कि हम लाइट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया जिसके बाद मैंने क्या किया, आपका रेट ऑफ फोटो वो लाइट इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखो लाइट बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे, लेकिन रेट बढ़ रहा है क्या? रेट, ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाना चाहिए था ना, यस मैम। नहीं तो ग्राफ नीचे आना चाहिए था, या तो ऊपर जाना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था। लेकिन ये ग्राफ कांस्टेंट हो गया, कि इसका मतलब चाहे आप कितनी भी लाइट बढ़ा लो, कितनी भी लाइट बढ़ाते चले जाओ, रेट नहीं बढ़ने वाला, ना ही कम होने वाला, क्योंकि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। अगर लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता तो या तो हमारा रेट बढ़ता या फिर रेट हमारा कम होता। अब आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब लाइट हमको समझ आ ही गया है, तब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर पे, विच इज योर CO2। एंड बच्चों गारंटेडली बता रही हूँ कि अगर फैक्टर से क्वेश्चन आता है ना तो इसी पॉइंट पे आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CO2 क्या है, एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, हमने अभी देख लिया। एटमोस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.3 से लेके 0.04 तक है, 0.0। इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 0.04 से बढ़ के 0.05 भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये 0.05 से ज्यादा आप इसको बढ़ाओगे, मतलब जैसे आप लाइट के लिए देख रहे थे, लाइट के लिए ग्राफ ऐसा हो गया था, रेट नहीं बढ़ रहा था। लेकिन ये बोल रहा है कि जब आप, ये तो लाइट के लिए था, जब आप CO2 के लिए करेंगे, आपका CO2 अभी कितना है, 0.3 0.4 तक है। अगर आप इसको 0.5 से बियॉन्ड लेके गए, इधर लेट सपोज 0.06, आप इसको 0.06 और बढ़ा दिया आपने, तो अब क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लग जाएगा। ये बोल रहे हैं देखो, कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने 0.05 तक बढ़ाया, ये क्या करेगा, CO2 फिक्सेशन रेट को बढ़ाएगा, मतलब ऑन द ओवरऑल आपके फोटोसिंथेसिस को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप इस लेवल से बियॉन्ड गए, 0.05 से 0.06 आपने कर दिया, तो ये आपके
डैमेज कर सकता है। किसको? आपके क्लोरोप्लास्ट को, आपके क्लोरोफिल को, किसी को भी ये डैमेज कर सकता है, और मतलब आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज करा सकता है। करेगा। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. यस मैम। अब आता है कि जो हमारे पास C3 C4 प्लांट्स है ना, ये दोनों के दोनों CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि हमको पता है C4 प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, यस मैम। है ना? हमने पढ़ा था ये चीज। अब देखो क्या लिखता है ये, एट लो लाइट कंडीशन, जब हमारे पास बहुत लाइट कम है, तो कम लाइट में हमारे पास नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन, मतलब लो लाइट में C3 C4 में से कोई भी हाई CO2 कंडीशन में कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अगर हमारे पास लो लाइट इंटेंसिटी है। एट हाई लाइट इंटेंसिटी, तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा? C3 और C4 दोनों के दोनों का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा ही होगा, लो में नहीं होगा, हाई में होगा। तो इससे Yes. हमको ये पता चलता है कि जो C4 प्लांट है उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है 360 पे। मतलब अगर आपने CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप उस CO2 कॉन्सेंट्रेशन को 360 से ऊपर लेके गए, तो क्या होगा? आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है सैचुरेशन पॉइंट? C4 प्लांट्स के लिए। और ये बोल रहा है नेक्स्ट टाइम पे कि भाई जो आपके C3 प्लांट है उनका सैचुरेशन पॉइंट कितना है? 450 से भी बियॉन्ड गया है क्या? 450 से ऊपर भी अगर आप कर लेंगे तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा लिमिटिंग है CO2 वो C3 के लिए है, C4 के लिए? C3 के लिए है ना? Yes, ma'am. यस मैम। C3 के लिए। तो आप इसको ना ऐसे अपनी एनसीईआरटी में नोट्स में ऐसे शॉर्ट में लिख लो साइड में कि हमारे पास C3 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट क्या है, C4 प्लांट का, C3 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट है 450 न्यू लीटर पर लीटर। ठीक है, और C4 के लिए क्या है? 360 क्रो पर लीटर। 360। ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या है? ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है। व्हाट इज दिस? सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर? इतना याद रहेगा? Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमें CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ानी हो, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, क्यों? बिकॉज हमको पता है कि जितना ज्यादा हम प्लांट को CO2 प्रोवाइड कराएंगे उतना ही ज्यादा प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. इनडायरेक्टली वी कैन से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बढ़ रहा है? उनका यील्ड बढ़ रहा है प्लांट का। Yes, ma'am. यस मैम। एक तरीके से यील्ड ही बढ़ना हुआ ना ये। यस मैम। अब आप खुद बताओ, तो अगर आपको कोई केस दे कि हम इस टाइप के प्लांट को बहुत हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन में रख दे तो इनका यील्ड बढ़ जाएगा, तो कौन से प्लांट रखोगे? और C3 वाले या C4 वाले? C3 वाले रखोगे ना, क्योंकि Yes, ma'am. C3 का जो सैचुरेशन पॉइंट है 450 से भी ऊपर है। C4 प्लांट तो बेचारे 360 पे सैचुरेट हो गए। Yes, ma'am. तो यहाँ पे Yes, हम एक ma'am. लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन ऐड कर रही हूं यहाँ पे, इंक्रीज इन CO2 concentration is good for which type of plant? C3 प्लांट। तो अगर हम चाहें तो इन C3 प्लांट का बहुत ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। और ये इफेक्ट इंडिया में कराया भी जाता है। क्या करते हैं हम? जैसे हमारे पास टमाटो है या फिर हमारे पास बेल पेपर है, इन प्लांट्स को हम ग्रीन हाउस में रख देते हैं। ग्रीन हाउस प्लांट्स पढ़ा है? यस मैम। ग्रीन हाउस प्लांट में रख देता है। वो ग्रीन हाउस प्लांट में क्या प्रोवाइड कराता है? हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन उनको प्रोवाइड कराता है। यस मैम। तो हम इन प्लांट को जब हम CO2 में रखेंगे तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टमाटर आएंगे खाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बेल पेपर आएंगे, काली मिर्च आएगी। Ma'am. तो क्या होता है C3 प्लांट में, C3 प्लांट्स की हम ग्रोथ करा सकते हैं किस इफेक्ट की वजह से? CO2 फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर इफेक्ट की वजह से।
यही चीज इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिख के दी है, द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। इस फैक्ट को यूज किया है इन्होंने कि भाई जो C3 प्लांट है वो हाई से हाई कॉन्सेंट्रेशन को भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करा सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो हमने इसको फैक्ट को यूज कहाँ किया, ग्रीन हाउस क्रॉप में, जैसे टमाटो और बेल पेपर। इन ग्रीन हाउसेस में क्या होता है, ये हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कराता है, जो प्लांट्स वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं उन प्लांट्स की हाई इल्ड लेने के लिए। अब बताओ कोई डिफिकल्टी आपको यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। अब आ जाते हैं हम टेम्परेचर पे। चलो, अब हमको पता है टेम्परेचर। अब आपने ना बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा। यस मैम। Yes, ma'am. एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन्स टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं या नहीं होते हैं? यस मैम। अगर मैं प्रोटीन्स को इफ आई गिव देम हाई टेम्परेचर, इनको मैंने क्या किया, हाई टेम्परेचर में रखा, तो कैसे अफेक्ट होंगे ये? डीनेचुरेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा इनका? Yes, ma'am. यस मैम। डीनेचुरेशन समझते हो आप लोग या ऐसे ही यस मैम बोल रहे हो? डीनेचुरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो सारे बॉन्ड खुल जाएंगे, तो हमारा Yes. प्रोटीन काम का नहीं रहेगा। ये अगर प्रोटीन को आप हाई टेम्परेचर में रखोगे ना एंजाइम्स को, तो वो डीनेचर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर भी एक अच्छा फैक्टर हो सकता है अफेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने तो देखा है, हम तो बहुत सारे एंजाइम यूज करते हैं यहाँ पे। पेपकेज है, रुबिस्को है, सब एंजाइम्स ही था। उसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम यूज होता है। तो अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, तो मैं अगर आपसे पूछूं लाइट रिएक्शन ज्यादा अफेक्ट होगी या फिर डार्क रिएक्शन ज्यादा अफेक्ट होगी? मैम डार्क रिएक्शन, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। एग्जैक्टली, डार्क रिएक्शन बहुत जल्दी इफेक्ट होगी, बिकॉज उसी के अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे C3 और C4 प्लांट के केस में पूछूं, दोनों में से कौन हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रिस्पोंड करेगा? ऑब्वियसली C4 प्लांट, क्योंकि हमने एक लाइन लिखी थी ना, C4 प्लांट कैन टॉलरेट हाई से हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहता है। अब वो कितना टॉलरेट कर सकता है उसको लिख लो। C3 प्लांट एंड C4 प्लांट, जितने भी C3 प्लांट है वो सिर्फ 20 से 25 की रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, और C4 वाले 30 से 40 की रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे C4 प्लांट है ना, उनके अंदर एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन में जैसे कि क्या कर लेते हैं, अपने स्टोमेटा को सनकन बना लेते हैं, छोटा सा स्टोमेटा बना लेते हैं। अपना लीफ जो है, लीफ की कर्लिंग करा लेंगे, ये सब होगा। और यही एडेप्टेशन वाटर के लिए भी। अब आप खुद सोच के देखो भाई, प्लांट को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उसकी लाइट रिएक्शन बहुत इजीली अफेक्ट होगी, क्योंकि वाटर स्प्लिट हो रहा है वहीं पे, वहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, हो रहा है ना ये? यस मैम। तो वाटर भी एक अच्छा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है हमारे पास। लेकिन वाटर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, वाटर की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, बस ये एक इम्पैक्ट है। और अगर हमारे प्लांट के अंदर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, समझते हो, वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी है, तो पानी की कमी के लिए क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को बंद कर देंगे। Yes, ma'am. अब स्टोमेटा को उन्होंने बंद कर दिया तो भाई CO2 कैसे आएगा प्लांट के अंदर? CO2 नहीं आ पाएगा। अब CO2 नहीं आ पाएगा तो फिर डार्क रिएक्शन कैसे होगी? नहीं हो पाएगी ना फिर डार्क रिएक्शन। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. वाटर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है? इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है ना। Direct. और अब इस वाटर स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कर लेते हैं, अपनी ये लीव्स का विल्टिंग करा लेते हैं, लीव्स को कर्ल करा लेते हैं, क्योंकि जितना कम सरफेस एरिया हो उतना कम वाटर रिड्यूस करेंगे, और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी थोड़ा कम कर लेते हैं। अपने स्टोमेटास को क्लोज करा लेते हैं और अपना लीफ का विल्टिंग, लीफ का कर्लिंग करा लेंगे, ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए।
डन यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चैप्टर फिनिश हमारा। फाइनली वी हैव फिनिश आवर चैप्टर। कल के टेस्ट में जो आ रहा है। चलो अब कल के टेस्ट के लिए बताओ मेरे को, कितने बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया? कितने बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया कल के टेस्ट का? कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग? जो टीचर्स ने कराया है नोट्स वो पढ़ रहे हो सिर्फ, या खुद से क्वेश्चंस वगैरह भी कुछ कर रहे हो? मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। देखो मैम नोट्स। देखो Yes, मैं ma'am. बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों के अभी बहुत कम सिलेबस आ रहा है ना? Yes, बहुत कम सिलेबस आ रहा है, एक एक दो दो चैप्टर आ रहा है। जैसे कि आपको पता है बायो में हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड ये फोटोसिंथेसिस वाला। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ लेने हैं अच्छे से। ठीक है, सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। फिर नोट्स पढ़ने के बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको बायो की एमटीजी बुक दी हुई है ना, Yes, yes, ma'am. ma'am. वो करना। सेम आपको केमिस्ट्री में करना है। केमिस्ट्री में जो आपको खुशबू मैम ने पढ़ाया है, आपको सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। और नोट्स को पढ़ के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन, और अगर आपसे पीवाईक्यू सारे हो रहे हैं अच्छे से, तो इसका मतलब आपने नोट्स अच्छे से पढ़ा है। तो किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचो और अपने टीचर को भेज दो। सेम आपको फिजिक्स में करना है, फिजिक्स में करना है नोट्स करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा, और न्यूमेरिकल भी पीवाईक्यू के आपको करना है। जितना ज्यादा पीवाईक्यू करेगा उतना ज्यादा आप नीट में सिलेक्शन के साइड जाते जाओगे। क्योंकि नीट में 65% जो पेपर होता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। बताओ यहाँ तक सबको क्लैरिटी? एंड कल का टेस्ट हर किसी को देना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से आपका स्कोर डिस्कस करूंगी कि किसका कितना स्कोर रहा है। अगर आपका स्कोर कम रहा है तो क्यों स्कोर कम रहा है, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ लिया है लेकिन आप लोगों को नहीं पता आपको कितना अच्छे से चीजें समझ में आई, या उन चीजों को आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में। हमारा मेन मोटो ये नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ चैप्टर्स फिनिश करते चले जाना है। हमारा मेन एम ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, उनको पढ़ने के बाद हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अच्छे से। पेपर सॉल्विंग ही एक तरीका होता है जो हमको रियल आईना दिखाता है कि Yes, हम ma'am. क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब हम ना जरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के। कुछ टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिससे आई गेट अ क्लैरिटी कि कितने बच्चों को क्या क्या चीजें समझ आ गई हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो क्वेश्चन मैं बोलूंगी ना, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 सॉल्व करो एंड मुझे हर किसी बच्चे का आंसर पोल सेक्शन में चाहिएगा। पोल में भी मैं 83 ही मार्क करके डाल रही हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं क्लास में, आई नीड एवरीवन्स रिस्पॉन्स। वेरी गुड बेटा। एंड मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट का नाम लेके पूछ सकती हूँ कि बेटा मेरे को बताओ इसका आंसर यही क्यों है, या इसका करेक्ट आंसर क्या है। आई गोट ओनली 12 वोट्स। बच्चों हरी अप, 1 मिनट मिलता है सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए।
23 वोट हरी है बच्चों। डन, चलो बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए भी मार्क किया है, 5 बच्चों ने बी मार्क किया है और 2 बच्चों ने डी। बट मैक्सिमम बच्चों के वोट सी पर हैं। तो जो बच्चों ने करेक्ट इनकरेक्ट किया है उनको मैं बता देती हूँ बेटा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये मेरे पास आरयूबीपी है, आरयूबीपी में CO2 का एडिशन हो रहा है, तो दिस स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 3 फोस्फोग्लिसरेट से ट्रायोस फोस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एटीपी से एडीपी बन रहा है, तो दिस स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन। और यहाँ पे वापस से मेरे को आरयूबीपी मिल रहा है, तो दिस इज रिजनरेशन। मैम रिजनरेशन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया हुआ है नीट में, बहुत बार ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी को कोई डिफिकल्टी? नो मैम। नो मैम। बताओ बेटा, बोलो बोलो किसको डिफिकल्टी है। मैम वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, मेरा ना 1-2 दिन से थोड़ा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रखा है मेरा वाईफाई में, आई डोंट नो। अच्छा सबको प्रॉब्लम आ रहा है क्या वॉइस में? नो मैम। नो मैम। ना लीव करके रीजॉइन कर लो फिर, ये भी आपकी साइड इशू होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, ये वाला। वो हमारी कौन सी साइकिल थी? अच्छा C4 साइड। केल्विन साइकिल। हाँ, अब मेरे को आप लोग ना सबके सब चैट सेक्शन में ये लिख के बताओगे कि ए क्या है इधर, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। एक साथ सब टाइप करोगे ABCD करके। और इस साइकिल का नाम क्या है? साइकिल का नाम ABCD ऐसे करके। आपके पास यस 1 मैम। मिनट। डन मैम। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो।
कौन एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को, ये क्या है, सी क्या है, ये सब? बताओ। अनामिका आप बताओ बेटा। ये C4 साइकिल है और इसे हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। वेरी C4 गुड। पाथ्स। और जो इसमें A है वो मेसोफिल सेल है, और जो B है वो वहाँ पे फिक्सेशन होगा, और जो C है वो बंडल स्लीप सेल है, और जो D है वो डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहाँ पे। ओके, किसी को कोई डाउट? आई गेस सभी ने ये लिखा है ना आंसर, मेसोफिल सेल, बंडल शीट सेल। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। आई गेस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एंड बेटा ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार आता है, 101% आता ही आता है क्वेश्चन। कर लोगे ना ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया तो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 104 एंड 105, ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ। सबका आंसर मुझे चैट सेक्शन में चाहिएगा। Okay, ma'am. हो गया बच्चों? Yes, ma'am. बताओ 104। दिव्या एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। दिव्या। चंद्रा आप एक्सप्लेन करो। दीपिका। अपेक्षा। मैम 105 का सी ऑप्शन आ रहा है। सी क्यों है बेटा? मैम क्योंकि इसे CPM से याद करेंगे ना, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर सी होना चाहिए, डी होना चाहिए? सी। ऑप्शन डी। आपने डी। अपेक्षा, हाँ सीपीएम बोल रहे हो ना बेटा, तो सी। यस मैम। हाँ। वेरी गुड। 104 एक्सप्लेन करेंगे मेरे को मैम ये नहीं आया। काजल। समझ नहीं आया? नो मैम। देखो। मैम इसका ऑप्शन डी होगा। हाँ, इन C3 प्लांट जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, O2 बाइंड करेगा रुबिस्को से, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रुबिस्को एंजाइम है वो कैसे वर्क करेगा?
ऑक्सीजनेज के जैसे वर्क करेगा। प्रोसेस कौन सा होगा वहां पे? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन होगा। एक 5 कार्बन कंपाउंड कितने कार्बन में ब्रेक हो जाता है? एक 2 कार्बन और एक 3 कार्बन, यही होता है ना? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. वो 2 कार्बन वाला क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरेट। और 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट। डायरेक्ट लिखवाया था मैंने आपको। यस मैम। Yes, ma'am. प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? No, ma'am. No, ma'am. अभी जरा मेरे को एक तो और दिखा दो क्वेश्चन। चलो फैक्टर्स वाले से कर लेते हैं। 111, 112, 113, ये 3 क्वेश्चन कर दो। इसके बाद आप लोग फ्री, अच्छे से बैठ के रिवीजन करना। बट हो गया 112 का बी। ओके, तो 111 मेरे को काजल एक्सप्लेन करेंगे। काजल बिस्ट, नॉट काजल तमता। 2 काजल है हमारे पास। मोहित गुप्ता, आप एक्सप्लेन करोगे? वर्षा 111 आप एक्सप्लेन करोगे? श्रुति, श्रेया, सपना, योगिता, जो बच्चे कभी बोलते ही नहीं है क्लास में, उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन। बेटा क्लास में जितना बोलोगे ना, जितना इंटरेक्ट करोगे, उतना क्लास में आपको मजा आना शुरू होगा। ये तो बस आओगे, पढ़ोगे, चले जाओगे। एंड इंटरेक्ट करके पढ़ोगे तो वो डबल चीजें समझ में आएंगी। श्रुति रावत, सिद्रा, तमन्ना, वर्षा, योगिता। अरे एटलीस्ट यस मैम ही बोल दो फॉर योर अटेंडेंस ओनली। अटेंडेंस के लिए बोल दो यस मैम, समझ जाऊंगी कि हाँ क्लास में तो हो। रानी, प्रिया राणा, प्रिया पाठक, प्राखर वर्मा, कोई नहीं बोलेगा। गौरव, दिया, दिनेश, धर्मेंद्र। अच्छा अच्छा, प्रेजेंट वहां लगाना है, आंसर नहीं बताना। गौरव आंसर भी बता दो। मैम आप ही समझा दो। समझ में देखो। प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, आपको फैक्टर्स बताना है सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करे। बेटा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ना
चलो जानवी बताएगी। मैम फैक्टर्स में नंबर्स, एज, साइज और कॉन्सेंट्रेशन CO2 का, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल सब आते हैं ना, तो ऑप्शन ए होगा। एग्जैक्टली मैम, मेरे सब बहनों के नाम से हैं हमारे ग्रुप में। वेरी गुड। अनामिका सही बता रही है जानवी? यस वेरी गुड। 112 कौन एक्सप्लेन करेगा? वन 112 क्या आंसर है इसका? इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन द किस पर? ऑप्शन बी। जेनेटिक। वेरी गुड। 113 ऑप्शन ए मैम। ए मैम। वेरी गुड। प्लैग मैन। इसका मतलब हमारा पूरे चैप्टर के बहुत अच्छे से आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रैक्टिस, एंड आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से आ गए हैं। अब इसके बाद ना मैं आप लोगों के आपके ग्रुप पे PYQs के क्वेश्चंस भेजूंगी, सबके सब बैठ के उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। अराउंड 25 क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगी, वो आप लोगों का एज अ होमवर्क रहेगा। तो जितना हमारा क्लास का टाइम बच गया उसमें आप बैठ के वो स्टार्ट करोगे करना, ठीक है? ओके मैम। एंड Okay, कल के ma'am. टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट मैम बच्चों, सबके सब क्वेश्चन बहुत वन